दोस्तों अपने स्कूल लाइफ का सबसे बड़ा सपना दो होता है। एक यार पिंकी अपनी हो जाए और दूसरा हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया। जब हम बड़े हो रहे होते हैं हमको 9 10 11 12 में एक सपना एक ड्रीम क्रिएट होना शुरू होता है कि यार अपने पास भी बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारी लग्जरीज होनी चाहिए। और बार बार ध्यान जाता है आर्टिकल्स और न्यूज़ के उन सेंटेंसेस पर जिसमें हम बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सुनते हैं, देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं और उनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल से इंप्रेस हो जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है क्रिकेट प्लेयर्स का, फिल्म स्टार्स का, जिनको देख के भी हमारी इच्छा होती है यार एक दिन मैं भी बड़ा होके कुछ ना कुछ बड़ा ही करूंगा। तो हम भी सोचते हैं हमारी लाइफ में कोई बड़ा खतरनाक सा अजीब सा एक परिवर्तन लाएंगे और उसके लिए एक राह जो सबको समझ में आती है वो है सर बिजनेस। जब हम देखते हैं कि बिल गेट्स की कहानियां छपती, जब हम देखते हैं कि मार्क जकरबर्ग की कहानियां छपती हैं या एलन मस्क या मुकेश अंबानी जी जैसे लोगों की हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो हमको प्रमोशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि यार एक न एक दिन तो है ना मैं भी ऐसा ही बिजनेस करूंगा। और जब हम दोस्तों की टोली में बैठते हैं तो यही बात होती है यार अपन सब मिलके है ना कुछ बड़ा करेंगे। बिजनेस की दुनिया इतनी निराली है, इतनी इंटरेस्टिंग है कि हर एक को उसमें इंटरेस्ट आता है। कारण है बचपन से लेके मरने तक, पैदा होने से लेके मरने तक हम हमेशा किसी न किसी बिजनेस को रिलेट जरूर करते हैं। जब हम पहली बार बर्थ लेते हैं और हमको जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो भी किसी बिजनेसमैन से खरीदे हुए होते हैं, किसी ने उसको मैन्युफैक्चर किया था। जब हम पहली बार किसी को लव लेटर लिखते हैं तो वो कागज हो या पेन या वो इंक, वो भी किसी बिजनेस को ही रिलेट करती है। और अगर आप गिफ्ट दे रहे हो टेडी तो भैया वो जो टेडी है वो भी किसी बिजनेसमैन ने ही बनाया है। अपने मम्मी पापा के प्रति जब हम उनकी एनिवर्सरी पर कोई गिफ्ट प्रिपेयर करते हैं या कुछ खरीद कर बाजार से उनके लिए उनका प्यारा सा गिफ्ट लाते हैं तो वो भी कोई बिजनेस ही है। भगवान के मंदिर में चढ़ाए हुए फूल या प्रसाद भी जो बाहर सेल कर रहा है उसके लिए तो एक बिजनेस ही है। बिजनेस की दुनिया इतनी खतरनाक है बॉस कि शुरू से लेकर आखिरी तक, दिन से लेकर रात तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक लगातार हम बिजनेस से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो हमारा खुद का हो या किसी और का। अगर आप जॉब करते हो तो किसी बिजनेसमैन के साथ करते हो, अगर आप खुद प्रैक्टिस करते हो तो भी किसी बिजनेसमैन के लिए सर्विस देते हो। तो ध्यान रखिएगा हमेशा हमारा जो वर्किंग है वो प्योरली बिजनेस से रिलेटेड है। हमारे सपने वहीं से बनना शुरू होते हैं जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े बिजनेसमैन रईस हो रहे हैं। और कई बार हम शाहरुख खान की फिल्म रईस की तरह गलत तरीके भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की तरह हम कोई गैंगस्टर हो सकते हैं कि पैसा बहुत चाहिए भैया। वास्तव का संजय दत्त भी कभी कभी याद आता है जो बोलता है पैसा कैसे भी चाहिए, लेकिन 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 फिर हमारे घर के संस्कार और हमारे बड़े बुजुर्गों की राय ये बताती है कि बिजनेस करना हो सही तरीके से करो, गलत तरीके से पैसा मत कमाओ। लोगों का, सोसाइटी का और देश का भी ध्यान रखो। बेस्ट एग्जांपल इसमें लोग रतन टाटा या टाटा ग्रुप का देते हैं। तो दोस्तों बिजनेस की इस रंग बिरंगी इंटरेस्टिंग मजेदार दुनिया में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं चेतन मंत्री आपके लिए लेकर आया हूं 20 डेज प्लेज ऑफ बीसीके, जो हमारा सीए फाउंडेशन का 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है। और आप जानते हैं वो एक एमसीक्यू सब्जेक्ट है। तो मालिक इस 40 मार्क्स के साथ साथ में है बहुत ही एक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स प्लस बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, ये दोनों का कॉम्बो दिया इसीलिए आईसीआई ने क्योंकि जब आप इको पढ़ते हैं तो बिजनेस को डायरेक्टली वो हिट करता है। जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हो, जब हम टाइप्स ऑफ मार्केट की बात करते हैं तो भैया वो टाइप्स ऑफ मार्केट क्या मेरे घर में है कि आपके घर में है? नहीं साहब, वो जो मार्केट है वो दुनिया में है, वही तो बिजनेस वर्ल्ड है। वही डिमांड सप्लाई, वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? बिजनेस के लिए। हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे हैं बिजनेस के लिए। हम इतनी सारी चीजें जो इको में पढ़ते हैं वो अल्टीमेटली इफेक्ट करती है बिजनेस को। 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है और एमसीक्यू है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, और आप जानते हैं 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स पूरे आपको दिलवा सकता है। और आप इको प्लस बीसी के लेकर आराम से 90 प्लस तक का स्कोर अचीव कर सकते हो। और आप बहुत अच्छे मैनर में सीए फाउंडेशन, बहुत ज़बरदस्त मैनर में, ज़बरदस्त स्वैग के साथ सीए फाउंडेशन पास कर सकते हो इस सब्जेक्ट का सपोर्ट लेकर। तो बीसीके में है मालिक 6 चैप्टर, 6 अलग अलग चैप्टर्स हैं और सब अलग अलग डाइवर्शन वाले हैं। हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। क्वेश्चन आता है सर आप ऐसा क्या कराओगे बीसीके में? मालिक मैं प्योरली आपसे एमसीक्यू और एग्जाम पैटर्न या एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पर ही हम डिस्कशन करेंगे। हम बहुत ज़्यादा यहाँ ज्ञान प्रवचन नहीं देंगे एक दूसरे को, क्योंकि ज्ञान प्रवचन आप बहुत सारे ले चुके हो। अभी अब टाइम है कुछ करके दिखाने का। तो जो भी हम टिक करेंगे इस मॉड्यूल में उतना उतना आपको पढ़ना, और मैं बताता हुआ चलूंगा किस पॉइंट पे कहां से एमसीक्यू उठ के आएगा और किस तरह से आईसीआई उसमें कौन सा वर्ड बेस बनाएगा या कौन सा वर्ड गायब करेगा और आपको उसका आंसर देना होगा। इस 20 डेज प्लेज में सर आप क्या खास करने वाले हो? मालिक सुनो,
ज्ञान प्रवचन देना अपने को नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ अपन अब प्योरली एग्जाम के मुहाने पर बैठे हैं। आईसीआई अपनी 12 बजाने वाला है और आईसीआई लगातार काड़ी करेगा क्वेश्चन दे देकर। हमको क्या समझना है, मैं आपके लिए सिर्फ प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज कहाँ से बनेंगे उतना कंटेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं बताऊंगा कि आईसीआई कौन सा वर्ड गायब करके आप में काड़ी कर देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, चक्कर गिन्नी हो जाओगे। आपको ये बताऊंगा कि आईसीआई कौन से वर्ड को बेस बनाकर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। तो आपकी एक्सपेक्टेशन यहां प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। हम यहां से समझेंगे जितना कंटेंट जरूरी है बिल्कुल समझ में आएगा आपको, ताकि आप एग्जाम में किसी भी मैनर का क्वेश्चन अटेंड कर सको। चलिए बॉस, ये है आपका पहला चैप्टर, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज एंड इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर की शुरुआत बहुत ही बेसिक थीम से होती है कि हम जीवन में क्या करने आए हैं। व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन लाइफ। ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए। अपन बात कर रहे हैं बॉस प्लेन नॉर्मल कि हम लाइफ में क्या करने आए हैं। तो सर बहुत सारे लोगों का टारगेट होता है कुछ नहीं, पैदा हो जाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लो, फिर थोड़ा बहुत बाबू सोना को पटा लो, उसके बाद आराम करो, मस्ती मारो, खाओ पियो और आखिरी में ब्लास्ट हो जाओ। ये टारगेट बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन बींग्स के तौर पर, और ध्यान रखना ह्यूमन बींग्स के तौर पर बोल रहा हूं, जानवर के तौर पर नहीं। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाइफ को भी एंजॉय करना, लेकिन एंजॉय करने के लिए चाहिए धन पैसा, और पैसा करने के लिए चाहिए काम, वर्क चाहिए। बॉस आपने एक रैप जरूर सुना होगा कि काम काम 25 है, काम काम 25 है, मेरे जैसा एक लेकिन तेरे जैसे 36 है। तो अपने को 36 नहीं बनना है बॉस, अपने को वो एक बनना है जो कि अच्छे से परफेक्टली अपना काम करे। तो बिजनेस उस वर्क के बारे में ही है, उस पैसे के बारे में ही है, और उस लाइफ को एंजॉय करने के बारे में भी है। तो हमको बैलेंस करना होता है और इसीलिए हम करते हैं कुछ एक्टिविटीज में आता है कुछ इकोनॉमिक और कुछ नॉन इकोनॉमिक। बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वर्क करने के लिए हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे प्रोडक्शन हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, लॉजिस्टिक हो सकता है। न जाने कितनी इस बिजनेस वर्ल्ड की आप चीजों को अपने साथ कर सकते हो। और आजकल तो भैया आजकल जमाना है इंटरनेट का, और आप जानते हो आजकल जो भी चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही चल रहा है। चाहे बैंक का पेमेंट हो, चाहे खाना बुलवाना हो, चाहे किराना खरीदना हो, चाहे कार, सब कुछ भैया आजकल इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है। और हर चीज को और ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाया जा रहा है और दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। तो हमको समझना है इस बिजनेस वर्ल्ड को। उसके लिए सबसे पहले 2 लाइन आप ध्यान रखिएगा। ह्यूमन बींग्स आर एंगेज्ड फॉर वर्क एंड लाइफ, ये उनका काम है। और मेन, वी वर्क ओनली टू अर्न इनकम। सर पर हॉबी भी तो होती है, हॉबी भी होती है, इसलिए बोला जाता है हॉबी को ही प्रोफेशन बना लो। लेकिन अगेन अगर आप हॉबी को प्रोफेशन बना रहे हो तो फिर से भाई कमाना क्या है, पैसा पैसा पैसा। वी वर्क टू अर्न इनकम। इसके बाद फिर हम हमारे ऊपर खर्चा करेंगे, इसके बाद हम दान भी करेंगे, हम सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहेंगे। लेकिन चैरिटी करने के लिए भी पैसे का होना जरूरी है। तो भैया पैसा जरूर कमाए और बहुत जबरदस्त कमाए, लेकिन सोसाइटी का भला भी करें। एक्टिविटीज में 3 इंपॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखना, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज ऑफ क्या क्या, गुड्स भी और सर्विस भी। सिर्फ गुड्स मत बोलना, गुड्स भी और सर्विस भी। ये बीसीके का नॉर्मल रूल है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है, उसमें वो प्रोडक्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है या ट्रेडिंग करता है गुड्स और सर्विसेज की। हम बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम इसी तरह से वर्किंग करते हैं और अर्न करते हैं। बिजनेस के लिए फिर हम सोचते हैं नॉर्मल जो थीम हमने पढ़ी थी बचपन से कि सर सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है, फिर एक होलसेलर होता है, फिर एक रिटेलर होता है, फिर एक कंज्यूमर होता है। इन 4 लोगों के बारे में आपने बचपन से सुना है। लेकिन क्या बिजनेस इतना सा ही है? नहीं सर, बिजनेस बहुत वास्ट है, अलग अलग उसके एरियाज हैं, डोमेन्स हैं। उनको हम एक बार चेक करते हैं, छोटा सा एक रिकैप करते हैं कि बिजनेस कितने तरह से आपको सोचना होता है। सबसे पहला, क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो सर अगर बिजनेस खोलने की अगर आप सोचते हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोच सकते हो, आप ट्रेडिंग के बारे में सोच सकते हो। फिर ट्रेडिंग बोलोगे तो सर डोमेस्टिक भी हो सकती है और इंटरनेशनल भी हो सकती है, साथ ही साथ कॉमर्स में उसकी ऑक्सिलरी सर्विसेज भी कवर होंगी। तो हम बोलते हैं पहली लाइन क्या एक्टिविटीज करेंगे, तो दूसरी लाइन किस लेवल पे करेंगे। छोटी सी दुकान खोलेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस, लार्ज स्केल, नेशनल, इंटरनेशनल, किस तरह से होगा, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज। किस लेवल पे आप कोई वर्किंग करना चाहते हो। जोग्राफिकल एरिया क्या होगा सर, नेशनल भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, और मल्टीनेशनल कंपनीज भी एग्जिस्ट करती है। इसके बाद ऑनरशिप की बात करें तो सर जॉइंट ऑनर भी हो सकता है, सिंगल ऑनर भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एचवीएफ भी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एलएलपी भी आपने पढ़ा हुआ है,
ये है ऑनरशिप के तरीके। नेक्स्ट है सर, किस तरह के मार्केट में हम एग्जिस्ट करेंगे। तो भैया बिजनेस जब हम 4 दोस्त मिलकर सोचते तो हमको सोचना पड़ता है हमारा लेवल ऑफ स्केल क्या होगा, हमारा मार्केट एरिया कौन सा होगा, हमारी एक्टिविटीज कौन सी होगी, हम किस मार्केट में काम करना पसंद करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट किन लोगों के लिए। तो शेयर होल्डर्स जुड़ते हैं, आपको मालूम है, स्टेक होल्डर्स जुड़ जाते हैं बिजनेस से, उसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है और ऑनर्स भी, सभी लोग इसमें कवर होते हैं, इवन एम्प्लॉयज भी, इवन सप्लायर्स भी, सभी लोग अपने स्टेक होल्डर्स की कैटेगरी में आते हैं। और सर हमारा फोकस एरिया क्या होता है, तो हो सकता है फोकस एरिया कोई कंपनी हो, कोई एंटरप्राइज हो, कोई पर्टिकुलर बिजनेस लाइन आपको पसंद है, या कोई पर्टिकुलर फंक्शन या एक्टिविटी जो आपको पसंद है। हो सकता है आप पर्टिकुलर उस जगह पर उस बिजनेस में ही फोकस करो, जैसे अगर आपको सिर्फ ज्वेलरी पे फोकस करना है तो उस पे, अगर आप फैशन इंडस्ट्री को फोकस करना चाहते हो तो सिर्फ उस पे, वो आपका फोकस एरिया होगा। बिजनेस करते समय हमारी कंसर्न्स, हमारी चिंताएं, हमारा सोच, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, हम क्या टारगेट रखकर क्या बिजनेस से थ्रू अचीव करना चाहते हैं। तो अलग अलग टारगेट होते हैं, कुछ लोग सर्वाइवल के लिए बिजनेस करते हैं, तो कुछ लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, कुछ लोग ग्रोथ के लिए, तो कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। आपने सुना होगा बहुत सारे वेंचर ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग बिजनेस, वेस्टेज या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकल करना, वो भी एक सोसाइटी के बेनिफिट वाला बिजनेस है। प्लास्टिक का यूज कम करने से रिलेटेड बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, वो भी एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का टारगेट है। गवर्नेंस भी एक टारगेट हो सकता है, और सोसाइटी में वैल्यू और एथिक्स एस्टेब्लिश करना भी आपका कंसर्न या आपका टारगेट हो सकता है। नेक्स्ट सर, मोड क्या होगा। यार दुकान खोलना है, ओपन शटर कर लो, किराने की दुकान अपने कॉलोनी में खुली रहती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस तो ये एक है फिजिकली बिजनेस को डिलीवर करना, एक ऑनलाइन बिजनेस को डिलीवर करना, एक डिजिटली करना। अलग अलग मोड्स हैं, आप जैसा करना चाहो वैसे। और कई बार बिजनेस दूसरे सब्जेक्ट को जरूर हिट करता है, जैसे इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, लॉज, इन सबको हिट करते हुए बिजनेस का ध्यान रखना पड़ता है। जब आप बिजनेस खोलते हो इतने सारे सब्जेक्ट और डिसिप्लिन का भी आपको ध्यान रखना होता है। यह था ओवरव्यू कि बिजनेस खोलते समय अगर आप सोच रहे हो, आपका सपना है कि मैं कुछ बिजनेस ओपन करूंगा, तो इन फैक्टर्स को लेके बैठना, जल्दी से डिसीजन हो पाएगा, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी बन पाएगी। वरना ऐसी बातें मत करना, मैं 100 करोड़ का बिजनेस करूंगा, जेब में भी 5 लाख रुपए नहीं और 100 करोड़ का बिजनेस, थोड़ा सा गलत हो गया, प्लानिंग ही गलत हो जाएगी। इसीलिए एक्टिविटीज, मार्केट, फोकस एरिया, टारगेट, किन तरह के लेवल को आप अचीव करना चाहते हो, इन सब बातों को ध्यान रख के कोई बिजनेस ओपन करने की प्लानिंग बनाना। तो बॉस ये था एक ओवरव्यू कि जब बिजनेस होता है तो कितने तरह से सोचकर बिजनेस को ओपन किया जा सकता है। उसमें ऑनरशिप भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। डोमेन्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं साहब। डोमेन्स का पहला लाइन ध्यान से देखिएगा, कुछ चीजें मैंने आपके लिए टिक कर रखी हैं, इन लाइंस को आप भी अपने मॉड्यूल में टिक कीजिएगा। हम मॉड्यूल को ही बेस बनाएंगे भैया, मॉड्यूल के अलावा आईसीआई कहीं से नहीं पूछने वाला। आप इतना ही पढ़ लें जितना इतना मैं बता रहा हूं, तो डेफिनेटली क्वेश्चन इसी में से आएगा, बाकी की एक रफ रीडिंग लेके छोड़ सकते हैं। चलिए साहब, सबसे पहला डोमेन का मतलब क्या है। डोमेन होता है कोई स्पेसिफिक फील्ड ऑफ नॉलेज या स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ नॉलेज। ये मीनिंग कहां दिया हुआ है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ये मीनिंग है कि डोमेन मींस स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। और ध्यान रखना, और स्फीयर ऑफ नॉलेज के 3 अलग अलग एरिया हैं। पहला, बिजनेस बहुत वास्ट है, दूसरा क्लेटिक है, तीसरा एवर इवॉल्विंग और एवर एक्सपांडिंग है। अब एक एक करके हम इन बिजनेस के डोमेन्स की बात करते हैं। पहला, बिजनेस और कमर्शियल नॉलेज बहुत बहुत वास्ट फील्ड है। अगर आप बिजनेस का एरिया देखोगे, उसका स्कोप देखोगे, तो भैया घबरा जाओगे कि कभी उसमें मैन्युफैक्चरिंग है, तो कभी होलसेलिंग, तो कभी ट्रेडिंग, तो कभी उसमें होता है अपना रिटेलिंग, तो कभी होता है उसमें मार्केट प्लेस, तो कभी होते हैं मॉल्स, कभी होता है फिजिकल डिलीवरी, तो कभी होता है ऑनलाइन बिजनेस। हम इसमें मल्टीपल अलग अलग तरीकों से, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में तो कुछ लार्ज क्वांटिटी में, अलग अलग तरीकों से सर्विसेज देते हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बिजनेस का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है। 2 बातों का हमको ध्यान रखना है, बिजनेस वास्ट है, अलग अलग न जाने कितने तरह के बिजनेस हैं, कितने तरह की एक्टिविटीज हैं। कुछ लोग उसमें सीसीडी में चेन स्टोर्स खोल लेते हैं, तो कुछ लोग मॉल्स खोल लेते हैं। हम कुछ भी नहीं कह सकते, तो कुछ छोटी सी चाय की गुमटी भी खोल लेते हैं। हम वास्ट बात करें तो चाय की गुमटी से लेकर टाटा टी लिमिटेड तक दोनों तरह की कंपनियां, दोनों तरह के बिजनेसमैन एग्जिस्ट करती हैं। तो भैया पहला रूल बिजनेस वास्ट है, ये ध्यान रखना। दूसरा, खतरनाक वाला, बीसी के मल्टी डिसिप्लिनरी, इक्लेटिक। ऐसा क्यों? जब एक बिजनेस को हम ओपन करते हैं तो उसमें दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे डिसिप्लिन अपने आप ही जुड़ जाते हैं। कैसे? आपने कोई नया मोबाइल लॉन्च किया, खुद का बनाया हुआ, ऐसा मोबाइल जिसमें यहाँ चिप लग जाती है, आप यहीं से सारे फंक्शन ऑन कर सकते हो, बॉडी के अंदर चिप लगेगी, ऐसा आपने एक प्रोडक्ट बनाया। लेकिन क्या बिना मार्केटिंग के वो प्रोडक्ट चलेगा? नहीं सर, प्रोडक्ट तो बना दिया, चलेगा कैसे सर? मार्केटिंग से। मार्केटिंग के लिए चाहिए फाइनेंस, तो पैसा भी चाहिए। फिर आपको समझना पड़ेगी कंज्यूमर की साइकोलॉजी कि क्या कंज्यूमर ये प्रोडक्ट खरीदने को तैयार होगा,
सोशोलॉजिकल स्थितियां क्या हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या हैं, तो भैया मल्टीपल डिसिप्लिनरी हो गया ये तो भैया ये हो गया इक्लेटिक, मतलब ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, सिर्फ एक सब्जेक्ट काम नहीं आता बिजनेस में। बिजनेस अलग अलग फील्ड्स को टच करता है, अलग अलग फील्ड्स को हिट करता है। हम कई बार उसमें से कुछ वर्ड मिलिट्री से लेके आते हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजी वर्ड कहां से आया, मिलिट्री से। लॉजिस्टिक वर्ड कहां से आया, मिलिट्री से। लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। स्ट्रेटेजी वर्ड मिलिट्री का वर्ड है, आप जानते हैं, ये बात आपने सुना भी होगा, स्ट्रेटेजी बनाओ, ऐसा हम कई बार अपने लिए भी बोल देते हैं, ये मिलिट्री का वर्ड है। बुल्स और बियर्स वर्ड जो कि शेयर मार्केट में यूज होते हैं वो बायोलॉजी के वर्ड्स हैं। बुल्स का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक होना कि मार्केट बढ़ेगा, और बियर्स का मतलब होता है पैसिमिस्टिक हो जाना कि मार्केट गिरेगा। बुल वर्ड जो है बायोलॉजी से आया, बुल आप जानते हो बेल को बोलते हैं, बियर आप जानते हो भालू को बोलते हैं। दोनों का अटैकिंग का मोड अलग अलग होता है, बुल ऊपर उछालता है, बियर नीचे की तरफ मारता है। इसीलिए बिजनेस में सोचो एनिमल साइकोलॉजी के आधार पर भी हमने वर्ड्स को सिलेक्ट किया। प्रोडक्ट बनाते समय कई बार कंपनीज मार्केटिंग साइकोलॉजी भी यूज करती हैं, तो ह्यूमन साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी मतलब कैडबरी के एड आप सबने देखे होंगे, वो एक इमोशनल एड होता है, सेंटिमेंटल एड होता है, और आप चॉकलेट खरीद लेते हो, भले उसमें कुछ भी मीठा ना हो, आपको लगता है कि कुछ मीठा हो जाए। गुलाब जामुन आपसे नाराज हो जाता है जब आप कैडबरी खाते हो कि अगर कैडबरी मीठा है तो फिर मैं क्या हूँ। चलिए साहब, पर हमारी आदत हो गई है कि हम कैडबरी खरीदते हैं क्योंकि वो सेंटिमेंटल साइकोलॉजिकली हिट करता है आपके दिमाग पर। वास्ट होने के बाद, इक्लेटिक होने के बाद तीसरा है एवर इवॉल्विंग एवर एक्सपेंडिंग। भैया जो आज से 5 साल पुराने बिजनेस थे वो खत्म हो चुके हैं, आज से 5 साल बाद जो आज बिजनेस चल रहे हैं शायद वो खत्म हो जाए। ड्राइवरलेस कार आने के बाद हो सकता है ड्राइवर्स की नौकरी चली जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हो सकता है लॉयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या डॉक्टर्स की जॉब चली जाए, हो सकता है रोबोट ही ऑपरेशन करने लगे। तो भैया जो आज चल रहा है वो कल चले या ना चले कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आज के इस युग में, इस सदी में, इस सेंचुरी में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि जो आज चल रहा है वो कल चलेगा। किसने सोचा था कि कोविड से पहले इतना ऑनलाइन बिजनेस नहीं था एजुकेशन का, और कोविड आने के जस्ट बाद ही एकदम से कितना बड़ा चेंज आया, हर व्यक्ति ऑनलाइन हो गया, ऑफिस मीटिंग ऑनलाइन हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि बिना ऑफिस के भी बिजनेस चल सकते हैं, लेकिन चल रहे हैं। आप देख रहे हो पिछले कुछ समय में ऐसा ही हुआ है। लगातार बिजनेस चेंज होता है, एवर इवॉल्विंग है, अपने आप को इवॉल्व करता है, नए नए तरीकों से अपने आप को चेंज करता है, और एक्सपांडिंग मतलब तरीके बढ़ते जाते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है, नए नए बिजनेस के तरीके क्रिएट होते हैं। और अब तो आप देख रहे हो, पहले किसने सोचा था यार कि एटीएम जैसा कंसेप्ट होगा, किसने सोचा था अब तो रेलवे बैंक कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको घर बैठे बैठे ही सारे ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। किसने सोचा था कि ओयो जैसा कोई कंसेप्ट भी आएगा, किसने सोचा था जोमेटो जैसा कोई व्यक्ति डिलीवरी भी देगा घर बैठे, किसने सोचा था कि ओ भैया ऑटो वाले, ये बोलने की जगह आप ऑनलाइन ऑटो बुक करोगे। तो भैया बिजनेस लगातार कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और अब तो रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है। गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 50,000 रोबोट लगा रखे हैं अपने ऑफिस में, धीरे धीरे और ज्यादा चेंज हो रहा है। हो सकता है नेक्स्ट डिलीवरी अमेजन की कोई बेल बजाने की जगह आपकी सीधे खिड़की में आकर कोई ड्रोन बैठ जाए और बोले कि लो मैं आ गया, ये लो आपका सामान। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते भैया। बिजनेस एवर इवॉल्विंग एवर एक्सपांडिंग, लगातार बदलने वाला है। इसीलिए 3 बातों को ध्यान रखना बिजनेस के लिए जो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप तो स्टूडेंट हो भैया, आपको आने वाली लाइफ में बहुत कुछ करना है। ये 3 वर्ड ध्यान रखिएगा। पहला, आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए लर्न करने की। आप ये मत बोल देना मैं तो नहीं सीखूंगा, ये तो मेरे से नहीं होगा, तो भैया हट जाओ, तुम कंपटीशन से बाहर हो। अगर लर्न हो जाए कोई चीज तो फिर ये मत बोलना कि मैं कुछ नया नहीं सीखूंगा। नया सीखने के लिए पहले पुराना भूलना पड़ता है। जैसे नया प्रेम करना हो तो पहले एक्स गर्लफ्रेंड को भूलना पड़ता है, ऐसी नया ज्ञान चाहिए तो पहले पुराने को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। तो लर्न के बाद अगली स्टेप कई बार होती है, वो है अनलर्न। कुछ पुरानी चीजों को दिमाग से हटाओ और नई चीजों को करो रीलर्न। तो आज का बिजनेस 3 बातें डिमांड करता है। पहला, सीखो भैया, तेजी से सीखो, टाइम नहीं है ज्यादा। तो आपको जो भी सीखना हो बहुत तेजी से सीखना है। आजकल आप स्लो प्रोसेस नहीं कर सकते। जब तक आप सीखोगे, मालूम पड़ा कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तेजी से सीखो। नई चीज आ जाए तो तेजी से अनलर्न करो और नई चीज को फिर से रीलर्न कर दो। भैया ये 3 मूल मंत्र जो ये समझ जाएगा वो डेफिनेटली बिजनेस होगी, जॉब सब में सक्सेसफुल डेफिनेटली होगा। तो 3 डोमेन्स हमने बोला, बिजनेस इज वास्ट, बिजनेस इज इक्लेटिक और बिजनेस इज एवर इवॉल्विंग एवर एक्सपांडिंग। नेक्स्ट पार्ट जो आता है बॉस, एक सीए के रूप में, एक सीए स्टूडेंट के रूप में आपको बीसीके क्यों पढ़ाया जा रहा है। मालिक सीए करता है ऑडिट, ये एक एमसीक्यू है आपके लिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सीए का मेन काम है वो है ऑडिटिंग ऑफ द क्लाइंट्स ऑफ द कंपनीज। तो सीए ऑडिट करने जब जाएगा, उसको खुद कोई वर्सेटाइल नॉलेज नहीं है अलग अलग फील्ड्स का, अलग अलग चीज़ों का। आपको बिजनेस ही नहीं मालूम है आपका क्लाइंट क्या करता है, क्या आप ऑडिट कर पाओगे? तो नहीं लल्ला, ये तो हो ही नहीं पाएगा। ये वही बात है कि आप पिक्चर देखने गए पर आंखों पे पट्टी बांध ली, अब आपको कुछ भी समझ नहीं पड़ रहा कि हो क्या रहा है। तो भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट आर द कस्टडियन ऑफ नेशंस रिसोर्स। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं इस पर नंबरिंग करता हुआ चलूंगा कि कौन कौन सी बातें आपको पढ़नी है।
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको कस्टोडियन वर्ड से बुलाया जाता है, और हमारा वर्किंग एरिया जो होता है वो हमेशा बिजनेस और कमर्शियल सेक्टर ही होता है। मोस्टली 99% हम इसी सेक्टर के लिए काम करते हैं, और मेन काम जो हम करते हैं वो है ये, वी कंडक्ट द ऑडिट डिलीजेंटली। हम बहुत समझदारी से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करते हैं और बताते हैं कि उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स में, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो ये भैया ध्यान रखिएगा कि ऑडिट करने के लिए पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है, इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा, बीसीके का नॉलेज ऑब्टेन करने के लिए और क्या किया जाए। आपका आईक्यू होता है, ईक्यू होता है, ऐसे यहाँ इन्होंने बीक्यू दिया। कुछ बेसिक बातें आपको मालूम होना चाहिए बिजनेस के बारे में, जैसे कि बिजनेस इज ऑल अराउंड। सेल्फ एश्योर हो जाओ, चारों तरफ नजर घुमा के देखो, आपको हमेशा कोई ना कोई दुकान, कोई ना कोई बिजनेस दिखेगा। दूसरा मिसकंसेप्शन, नॉलेज बढ़ाओ, क्वेश्चन बढ़ाओ अपना। क्या ये एक एमसीक्यू हो सकता है जो मैं बताने आ रहा हूं? ध्यान से सुनना, एमसीक्यू आ रहा है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट कैन नॉट डू अ बिजनेस, ट्रू फॉल्स? बोलो भैया। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये है आपका तीसरा एमसीक्यू कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड इज नॉट अ हैंडीकैप। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो तो भैया उस सेक्टर में कुछ करो ना। अगर आप हिस्ट्री बैकग्राउंड के तो उस सेक्टर को लेके बिजनेस करो, आप एंटीक पीस का बिजनेस कर लो। आप सोशियोलॉजी सेक्टर के हो तो भैया साइकोलॉजी को लेकर कोई सर्विस दे दो, सोशियोलॉजी को लेकर कोई सर्विस दे दो। अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग फील्ड ओपन करती हैं। ध्यान रखना, बिजनेस के लिए कॉमर्स जरूरी नहीं है। हो तो बढ़िया, ना हो तो भैया इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंजीनियर हो, मतलब आप कभी भी कोई बिजनेस कर ही नहीं सकते, ये गलत सोच है। तो ये तीसरा एमसीक्यू हो सकता है आपके लिए। फोर्थ, ध्यान से सुनना, ये फोर्थ एमसीक्यू जो मैंने लिखा है ध्यान से, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड्स। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आगे से वो कुछ भी ये 2 वर्ड हटा देंगे और डैश करके बोल देंगे आर द बेस्ट गाइड्स फॉर अ बिजनेस। ध्यान रखना, फॉर अ बिजनेस। तो ऑब्जर्व करो, अवेयर हो, बत्तीबाजी मत करो, ध्यान से देखो। दुनिया में सब तरफ बदलाव हो रहा है, अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से अवेयरनेस के साथ देखो। जब एक यंग लड़के को लगता है, 18-19-20 साल के लड़के को, कि यार होटल्स तो हैं पर बहुत महंगे हैं, होटल्स तो हैं लेकिन उसमें सर्विसेज बढ़िया नहीं है, और वहां से पैदा होता है ओयो होटल्स का कंसेप्ट। बस वो अवेयर था, ये प्रॉब्लम सबको दिख रही थी, लेकिन बाकी लोगों ने एक्शन नहीं लिया और उसने इसको बिजनेस कंसेप्ट के रूप में अडॉप्ट कर लिया। तो भैया ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड फॉर अ बिजनेस। लगातार दुनिया में चारों तरफ ऑब्जर्व करो, अवेयर रहो, आंखें बंद करके मत चलो, ऐसे घोड़े की तरह मत चलो, अवेयर रहो कि हो क्या रहा है। तो ये फोर्थ एमसीक्यू इस पे आ सकता है। और फिफ्थ, ध्यान रखना, रुडियार्ड किपलिंग की लाइन है जो बचपन में मम्मी पापा भी अपने से बोलते थे, क्यों क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब करेगा, किस लिए करेगा। तो यही क्वेश्चन अपने सर्वेंट्स हैं, ये 6 ऑनेस्ट सर्वेंट है जो अपनी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर हम अपने आप से पूछते रहते हैं लगातार, उन 6 सर्वेंट के नाम, पहला है व्हाट, दूसरा है व्हाई। व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, व्हेन मतलब कब, हाउ कैसे, वेयर और हूं। इन 6 क्वेश्चंस के अगर आप लगातार आंसर दोगे तो ये आपके सबसे बढ़िया सर्वेंट है। आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तब भी ये 6 क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। व्हाट, वाई, व्हेन, पापा में भी यही बोलते थे, और हाउ, वेयर एंड हूं। ये 6 सर्वेंट रुडियार्ड किपलिंग की बुक एलिफेंट चाइल्ड के अंदर दिए गए थे, उसी में उसने लाइन ली है आईसीआई ने कि ये 6 बातों का आपको बिजनेस में विशेष ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है मालिक, ध्यान रखना, कोई भी चीज प्रैक्टिस के और इंप्रूवमेंट के बिना ठीक नहीं होती। तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट रिफ्लेक्टिव है कि आप परफेक्शन की तरफ मूव कर रहे हो। तो ये भी एक एमसीक्यू हो सकता है कि परफेक्शन की तरफ मूव करने के लिए 2 चीजों की जरूरत है, प्रैक्टिस एंड इंप्रूवमेंट अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये 3 वर्ड आप ले सकते हो। तो ये भी मेरे हिसाब से एक एमसीक्यू में आने वाली लाइन है, क्योंकि नॉर्मल एमसीक्यू तो सभी पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम है जहाँ से अलग अलग जगह से ये चीज़ें आएंगी। आप लगातार डेली मैगजीन्स पढ़ो बिजनेस की, आप लगातार न्यूज़ चैनल सुनो बिजनेस के, तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आपकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग बढ़ता चला जाएगा, जो आपको फाइनली बिजनेस में हेल्प करेगा। तो ये थे अलग अलग कुछ बीक्यू मतलब बिजनेस क्वेश्चन के पॉइंट। मैंने इसमें से ऑब्जेक्टिव क्या क्या आ सकता है वो आपको बताया। अब एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है, भैया इनमें से कुछ बिजनेस पेपर के नाम दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। जो भी बिजनेस पेपर का नाम है आपको उनको पढ़ना है, क्योंकि इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि ये क्या है। तो आप बोलोगे ये एक बिजनेस पेपर है। इसी तरह ये चैनल्स और मैगजीन्स के नाम है, इनके ऊपर भी वो बोल सकते हैं कि लॉ बीटीवी कौन सा चैनल है, तो आप बोलोगे ये एक बिजनेस चैनल है। ऑप्शंस का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट होता है सर कि हम कमाने के लिए करते हैं एक्टिविटी, और एक्टिविटी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। बताओ इसमें से कमाने के लिए कौन सी है? सर कमाने के लिए इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 4 वर्ड्स आप ध्यान रखेंगे तो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का पूरा पैराग्राफ खत्म होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की आती है फॉर अ लिविंग, फॉर लाइवलीहुड मोटिव, देयर शुड बी सम रैशनल, मतलब मैं उसमें स्वार्थी होता हूं। जब मैं कमाने उतरता हूं तो मैं सेल्फ इंटरेस्ट के साथ उतरता हूं, सेल्फलेसनेस के साथ नहीं उतरता। मुझे देखना होता है कि इसमें मेरा क्या फायदा। बिजनेस की परफेक्ट लाइन यही है कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता।
तो ये रैशनैलिटी, और आखिरी है सेल्फ इंटरेस्ट। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है भैया ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, मम्मी को याद करो। पैशन हॉबी के रूप में, फेलो बींग्स अपने साथ वालों के लिए, पैशन या एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। इसमें जुड़े होते हैं हमारे सेंटिमेंट, हमारे इमोशंस, इसमें जुड़े हैं हमारे सेंटिमेंट्स और हमारे इमोशंस, और इसमें हम सेल्फलेसली दूसरे लोगों की मदद के लिए, सोसाइटी की मदद के लिए, जनहित के लिए काम करने लग जाते हैं। हमारा कंसर्न एरिया खुद से हटके सोसाइटी या ह्यूमन बींग्स हो जाता है। तो ये है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये है एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वर्ड्स का ध्यान रखना, इन वर्ड्स में से वो आपसे पूछेंगे बताओ इकोनॉमिक कौन सा है और नॉन इकोनॉमिक कौन सा। ये एग्जांपल्स आप भी डिसाइड कर सकते हो कौन से इकोनॉमिक है और कौन से नॉन इकोनॉमिक। अब एक खास बात भैया, जब आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी करना चाहते हो, जैसे मेरी हॉबी गिटार बजाना, तो भैया गिटार आएगा कहाँ से? सर गिटार आएगा पैसे से। मतलब क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी इकोनॉमिक डायमेंशन या इकोनॉमिक कंसर्न जुड़ जाता है? हाँ सर, मेरी इच्छा है कि लोग भगवत गीता पढ़ें, उसमें जीवन की हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी से ये कही थी। अब मैं भगवत गीता अपने स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ एज अ गिफ्ट उनके बर्थडेज पे या उनके अच्छे परफॉर्मेंस पे, ताकि वो उसको पढ़ें। देखा जाए तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है मेरी तरफ से, लेकिन जब भगवत गीता परचेज करूंगा तो वो तभी होगी ना जब वो प्रिंट होगी। तो जो प्रिंटिंग कर रहा है बुक्स की, उसके लिए तो ये एक इकोनॉमिक एंगल है। तो ध्यान रखिएगा, हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एक इकोनॉमिक एंगल जरूर है। मैं भगवान को फूल चढ़ा रहा हूँ, प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, ये मेरा नॉन इकोनॉमिक एंगल है, ये मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा कपूर नहीं, ये मेरी श्रद्धा है। लेकिन जो फूल बेच रहा है, जो प्रसाद बेच रहा है, उसके लिए वो एक कमर्शियल एंगल है, बिजनेस एंगल है। तो ध्यान रखिएगा, ये डिसाइड करने में कि कोई एक्टिविटी इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक, आपको उस व्यक्ति का मोटिव, उस व्यक्ति का इंटेंशन चेक करना पड़ेगा, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि वो इकोनॉमिक है या नॉन इकोनॉमिक। अब सर बिजनेस को क्या बोले? अब सर इंटेंशन के अलावा ऐसे कौन से फीचर हो सकते हैं जो सिर्फ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी में ही मिलेंगे? चलिए साहब, इकोनॉमिक एक्टिविटी की अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा इनकम जनरेटिंग होगी, पक्का। बताओ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद है आपको, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हर एक का टारगेट कोई ना कोई इनकम जनरेट करना है। तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा, जब आप अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से, अपनी स्किल से कमाते हो, वो कहलाता है अर्न इनकम। ये आपका एक नया एमसीक्यू। अर्न इनकम की डेफिनेशन भैया, स्वेट और इंटेलेक्ट से, अपनी मेहनत से जो कमाओगे वो कहलाएगी अर्न इनकम। और प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा दी, अपने आप रेंट आ रहा है, उसको बोलेंगे हम प्रॉपर्टी इनकम। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हो, इन सबको बदले में कुछ ना कुछ मिलता है। और ध्यान रखिएगा, अर्निंग का तरीका सिर्फ मनी हो जरूरी नहीं है, ये मनी प्लस काइंड दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखना, ये वाली लाइन आपके लिए एमसीक्यू हो सकती है कि इनकम दोनों फॉर्म में आ सकती है, मनी भी और काइंड भी। ये भी एक एमसीक्यू है। दिस इज योर 3rd एमसीक्यू। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज योर 4th एमसीक्यू। छोटी छोटी बातें जो आपको दिमाग में बिठानी है, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको मदद करेंगे अल्टीमेटली इनकम जनरेट करने में। इसीलिए हम बोलते हैं कि इनकम इज जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अपने आप में कुछ नहीं, उस प्रोसेस के बाद के लिए आप, मतलब इनकम जनरेट करने के लिए आप प्रोडक्शन करते हो। तो पहली इकोनॉमिक एक्टिविटी का पहला फीचर वो है इनकम जनरेटिंग, जिसमें हमने ये 3 या 4 एमसीक्यूज देखे। नेक्स्ट सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुड बी प्रोडक्टिव। ध्यान रखना, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे मैंने अपनी हॉबी के लिए गिटार बजाया, इसमें कोई इनकम जनरेट नहीं हुई, कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब मैं ये गिटार किसी कमर्शियल एंगल से किसी म्यूजिक शो में बजाता हूं, तो वहां मेरा कमर्शियल एंगल है, वहां इनकम जनरेटिंग, और वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। प्रोडक्शन रिलेट करेगा 2 चीजों से रिलेटेड। भैया ध्यान रखना, प्रोडक्शन वर्ड तभी माना जाएगा जब उसमें कोई गुड्स या सर्विस ऐसी हो जो किसी व्यक्ति की, किसी सोसाइटी की नीड्स, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो प्रोडक्शन का ये आपका 5th एमसीक्यू है कि प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नीड सेटिस्फाइंग, क्या बोलोगे? नीड सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें से वर्ड ये मिस हो जाएगा, सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, या ये वर्ड मिस नहीं हुआ तो प्रोडक्शन में डैश करके वो पूछेंगे इसेंशियली इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, और आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे मैन्युफैक्चरिंग की हो, चाहे सॉफ्टवेयर बनाने की, चाहे टीचिंग की हो, चाहे अकाउंटेंसी की, चाहे एक लॉयर हो, चाहे एक डॉक्टर, कर तो साहब सभी प्रोडक्टिव एक्टिविटी रहे और सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी के फीचर में जुड़ गए। और खास बात, कई बार प्रोडक्टिव एक्टिविटी सेल्फ सस्टेनेंस के लिए की जाती है, तो कई बार उसको बेचने के लिए। एक किसान कई बार अन्न खुद के लिए उगाता है, तो कई बार बेचने के लिए। दोनों तरह से बोला जाए तो ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी ही है। अब खास बात, प्रोडक्टिव एक्टिविटी शो करती है सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सा? इकोनॉमिक्स के एंगल से सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका 6th ऑब्जेक्टिव बना यहां से। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एक और वर्ड आता है, वो है कंजम्पशन। तो भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, इवन कंजम्पशन इज ऑल्सो अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और कंजम्पशन शो करता है डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। ये है आपका 7th एमसीक्यू। ध्यान रखना, कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जैसे प्रोडक्शन है, और साथ ही साथ एक नया पॉइंट आपके लिए, ये डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को शो करेगा। नेक्स्ट वर्ड भैया ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक लाइन मैंने यहाँ टिक की ना, इसको ध्यान से देखिएगा।
इनफैक्ट एवरी यूनिट ऑफ डिमांड, ध्यान से सुनना, हर जो डिमांड रेज होती है हर प्रोडक्ट की, एक एक यूनिट की जो डिमांड रेज होती है ना, वो क्या शो करती है। अगर आप कैडबरी खरीद रहे हो, अगर आप पेप्सी परचेस कर रहे हो, अगर आप पतंजलि की कोरोनिल परचेस कर रहे हो, अगर आप पतंजलि का कोई पेस्ट परचेस कर रहे हो, तो भैया हर एक यूनिट जो बिकेगा ना, वो जो डिमांड रेज होगी ना, इट विल बी अ वोट इन फेवर ऑफ दैट प्रोडक्ट, इन फेवर ऑफ दैट प्रोड्यूसर। तो ये लाइन एमसीक्यू में आपके लिए आ सकती है कि एवरी यूनिट ऑफ डिमांड इज लाइक, और ऑप्शन दे देंगे आपको, लाइक अ वोट इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान रखना, लाइक करके वो 3-4 ऑप्शन अलग अलग दे सकते हैं। तो ये वर्ड्स हमको ऐसे ही पकड़ना है। अब इस लाइन पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है कि वो पीछे के वर्ड्स गायब कर देंगे, इज अ वोट इन फेवर ऑफ डैश कर देंगे, प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर, प्रोडक्ट एंड रिटेलर, नन ऑफ दी अबव। अब क्या करोगे आप? तो आपको ये वर्ड्स याद होना जरूरी है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हुए है सर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और उसी से वेल्थ क्रिएशन। सेविंग क्या है? जो इनकम आप स्पेंड नहीं करते वो कहलाती है सेविंग। इस सेविंग से जो आप इन्वेस्ट कर देते वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट। इसी इन्वेस्टमेंट के बाद क्रिएट होती है वेल्थ। तो ध्यान रखना, 3 अलग अलग सर्कल चल रहे हैं। आप सेव करोगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट करोगे तो वेल्थ का क्रिएशन होगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर इनकम जनरेटिंग, दे आर प्रोडक्टिव, दे आर कंजम्पशन बेस्ड, और इट विल रिजल्ट इन सम सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। तो बिजनेस के अलग अलग डोमेन्स होने के साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक क्या होती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये सब समझने के बाद ये तो तय हो गया बॉस कि अगर हमको कमाना है तो कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जरूर करना पड़ेगी। अब क्वेश्चन है सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, या मैं प्रोफेशन ऑप्ट करूं? दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। ये लाइन आपने कहां सुनी? ये संजू फिल्म की एक लाइन आपने सुनी थी, जो कि एक बहुत पुरानी फिल्म और गाने से ली गई थी। अब आपको याद हो तो ये हमारे बिजनेस की थीम है। अगर आप वर्क करोगे तो ही अर्निंग होगी। अब क्वेश्चन ये है सर, कौन सा वर्क करूं? मैं जॉब करूं, बिजनेस करूं, प्रोफेशन करूं, मतलब कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करूं? और उसमें से बिजनेस नाम की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके क्या फीचर हैं, उसका क्या तरीका है, और बिजनेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कितने तरह से बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। 3 अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है, एक लार्ज स्केल पर, एक मीडियम पर्सपेक्टिव में और एक नेरो पर्सपेक्टिव में। पर जो मैं काम कर रहा हूं वो मेरा एक यूजुअल ऑक्यूपेशन है। एक डॉक्टर जो कि अपना क्लिनिक ओपन करके बैठा है, नॉर्मल एक डॉक्टर नॉर्मली अपने लिए जो कर रहा है वो ऑक्यूपेशन है। तो नेरो सेंस में बिजनेस 3 तरह से डिफाइन होता है। क्रिएट करो बिजनेस को, ऑन करो और उसको चलाओ, ऑपरेट करो। क्या चीज? जो भी आपका यूजुअल ऑक्यूपेशन है। कभी कभार कुछ कर लेना बिजनेस नहीं होता। ध्यान रखना, आपने अपना घर का ओल्ड फर्नीचर बेचा, वो बिजनेस नहीं है, क्योंकि वो यूजुअल ऑक्यूपेशन आपका नहीं है। पर एक अटाले वाला जो खरीदता ही स्क्रैप है, उसके लिए ये एक बिजनेस हो सकता है। तो अंतर करना, नैरो सेंस में क्रिएट करो, ऑन करो, ऑपरेट करो अपने लिए एक यूजुअल ऑक्यूपेशन। मीडियम सेंस में क्या होगा? जब वो किराने वाला बोलता है कि मैं मॉल खोलूंगा, जब वो किराने वाला बोलता है कि मैं एक सुपरमार्केट ओपन करूंगा, जब एक रेस्टोरेंट वाला बोलता है मैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ बढ़ूंगा, जब एक डॉक्टर बोलता है मैं एक हॉस्पिटल डालूंगा, तो भैया अब वो आ गया मीडियम पर्सपेक्टिव पे, जिसमें वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री की बात कर रहा है, जिसमें रिटेल इंडस्ट्री पूरी हो सकती है, जिसमें फूड इंडस्ट्री पूरी आ सकती है, मेडिकल इंडस्ट्री पूरा वर्ड यूज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आपका पसंदीदा शब्द है। मीडियम पर्सपेक्टिव। लार्ज पर्सपेक्टिव क्या होगा? तो लार्ज या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक बिजनेसमैन बन जाता है टाटा अंबानी जैसा। मतलब वो सर एंटायर प्रोडक्शन एक्टिविटी करना चाहता है, एंटायर स्पेक्ट्रम देखना चाहता है, जिसमें वो गुड्स प्रोड्यूस भी करेगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट भी करेगा और गुड्स की ट्रेडिंग भी करेगा। तो दादा ध्यान रखिएगा, ब्रॉडर, मीडियम और नैरो, ये 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं आपके लिए। ये तीनों चीज मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दी हैं, आपकी स्क्रीन पर है। ब्रॉडर सेंस में यह है एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग। नैरो में है सर क्रिएट, ऑन और ऑपरेट करना खुद का बिजनेस, और मीडियम है इन दोनों के बीच का रास्ता। अब आपको डिसाइड करना है आप नैरो सेंस में, ब्रॉड सेंस में या मीडियम सेंस में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को रन करना चाहते हो। एक बीच में एक एमसीक्यू और आपके लिए आएगा, वो आएगा सर, ये 3 एमसीक्यू तो मैंने बता दिए, एक आएगा आपके लिए 4th, क्या एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री है? क्या मीडियम पर्सपेक्टिव में लें उसको, एक इंडस्ट्री को बिलोंग करती है एग्रीकल्चर? क्या इंडिया में एग्रीकल्चर को हम इंडस्ट्री के रूप में देखते हैं? ना ना ना, इंडिया में आज भी एग्रीकल्चर को सेल्फ सस्टेनेंस के लिए देखा जाता है। किसान पहले खुद के लिए अन्न पैदा करता, बच जाता है तो उसको किसी और को सेल कर देता है। तो हम ये नहीं बोल पाएंगे कि एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री। तो आंसर भैया ये है आपका 4th आंसर एमसीक्यू का है, एग्रीकल्चर डज नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री। और सिर्फ क्या बोल पाओगे? एनहेंस बिजनेस। तो ध्यान रखना, इट डज नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री। और गड़बड़ है इसमें, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस खेती को बिजनेस सेंस में कभी भी नहीं कर रहे। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। एक और एमसीक्यू, इंडिया में आपको मालूम है
इनकम टैक्स एक्ट लगता है जो आपकी इनकम पे टैक्स लेता है, लेकिन किसानों को, खेती करने वालों को, फार्मर्स को अपनी खेती की इनकम पे टैक्स नहीं देना पड़ता, वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये है आपका 5वां एमसीक्यू। तो बॉस बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए उसके लिए आपने 3 पर्सपेक्टिव देखे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर वाली बात देखी और एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, तो ये एमसीक्यू ध्यान रखिएगा। अब सर बिजनेस तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कमाने के और तरीके। सर बिजनेस के अलावा एक तरीका आप जानते हो, बचपन से ही 2 चीजें डिस्कस करते हैं यार। एक, मैं पढ़ क्यों रहा हूं, बोले कमाने के लिए। दूसरा, कमाना क्यों है, बोले शादी करनी है। अच्छा शादी करनी हो तो ठीक है, कमाएंगे कैसे, बोले या तो बिजनेस खोल लेंगे। अच्छा बिजनेस नहीं चला तो जॉब करेंगे भैया, फिर किसी और की नौकरी बजाएंगे, और क्या करें, अब बिजनेस नहीं चला तो। मतलब नॉर्मली हमारे दिमाग में 2 पॉइंट जरूर आते हैं, या तो मैं जॉब कर लूंगा या मैं बिजनेस कर लूंगा। तीसरा पॉइंट जो अब आप कर रहे हो, CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो कि आपका प्रोफेशन है। कमाने के 3 तरीके हो गए, बिजनेस कर लो, एम्प्लॉयमेंट कर लो, या फिर प्रोफेशन ऑप्ट कर लो। इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, एक एक करके हम देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आप 2 टारगेट से लेकर काम कर सकते हो। पहला, मैं खुद की प्रैक्टिस करूंगा, और दूसरा, मैं किसी बड़ी कंपनी में जॉब करूंगा। इसका मतलब एक CA के पास भी दोनों ऑप्शंस हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, क्या फीचर्स होते हैं, हम शुरू कर रहे हैं यहां से। MCQ की धुआंधार बारिश, कौन कौन सी चीजों पर आपसे MCQ पूछा जा सकता है, मैं इसको अंडरलाइन करते हुए आगे बढ़ूंगा। आपको देखना है कि इनमें से किस वर्ड को वो लोग यूज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक सर क्या होती, पहला, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। दूसरा, इनके बीच में होता है एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिफाइन करता है इनका जॉब डिस्क्रिप्शन और पीरियोडिक कंपनसेशन, जिसको आप जानते हो वेजेस या सैलरी के नाम से। तो पीरियोडिक कंपनसेशन क्या कहलाएगा बॉस, ये एक MCQ हो सकता है कि पीरियोडिक कंपनसेशन इज कॉल्ड वेजेस और सैलरीज। खास बात, क्या एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, हाँ, अलग अलग जॉब्स के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, एक मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन डिमांड की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। ये है आपके 3 पॉइंट। नेक्स्ट है सर, क्या इसमें सर्टेनिटी होती है इनकम की, बिल्कुल, नौकरी का यही तो फायदा है, आपको मालूम रहता है कि हर महीने की 1 तारीख को या हर महीने की 5 तारीख को मुझे पैसा मिलेगा। और सर ग्रोथ होगी, कभी कभार प्रमोशंस होंगे, कभी कभार आपका कैरियर प्रोग्रेस करेगा वाया प्रमोशन। सो 2 बातें, और मिनिमम एश्योर्ड इनकम रहती है, करियर प्रोग्रेशन आपका हमेशा प्रमोशन से होता है, और टेन्योर की एक सर्टेनिटी होती है। लेकिन लायबिलिटी के तौर पर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंडीशंस, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से बंधना होता है, और कंपनी के लिए वर्क करना होता है, परफॉर्मेंस के टारगेट अचीव करने होते हैं। ये था इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट। प्रोफेशन क्या होगा, तो दोस्तों ये था एक एम्प्लॉयमेंट के फीचर, उसके प्लस और उसके माइनस, ध्यान रखिएगा। प्रोफेशन भी है हमारे पास, प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें आप कोई सर्विस प्रोवाइड करोगे, जैसे लॉयर है, डॉक्टर है, CA है, CS है, CWA है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस जो कि किस नेचर की होंगी, एक स्पेशलाइज्ड नेचर की होंगी। कहां से आएंगी साहब, ये आएगी आपके पास एक प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, और ये क्वालिफिकेशन किसने दी, ये क्वालिफिकेशन आपको दी किसी रिकॉग्नाइज्ड बॉडी ने, जिनका खुद का होता है एक कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, जैसे अपना है ICI वो बॉडी है जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है अपने सारे CA लोगों को जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को शॉर्ट में बोलते हैं COP। क्या करना पड़ेगा सर, मेंबर बनना पड़ेगा, एक छोटी सी फीस देनी पड़ेगी, उसके लिए पहले एग्जाम पास करनी पड़ेगी जो कि आप दे रहे हो। तो भैया सर्विस दोगे, स्पेशलाइज्ड नेचर की दोगे, प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगी, एक बॉडी है जो ये डिग्री आपको प्रदान करेगी, और उनका खुद का कोड ऑफ कंडक्ट होगा। उसी कोड ऑफ कंडक्ट से हर मेंबर बंधेगा, लायबल होगा। फील्ड बहुत सारी हो सकती है, जैसे अकाउंटेंसी, आर्किटेक्चर, मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग, कोई भी ले लो, बहुत सारे प्रोफेशंस आपके पास हैं। कई बार प्रोफेशनलिज्म को इंडिया में खास तौर पर, प्रोफेशनलिज्म वर्ड को इंडिया में खास तौर पर डिरोगेटिव किया जाता है, उसको नीचा दिखाया जाता है। अगर मैं बोलूँ ना कि मैं प्रोफेशनल हूँ, तो आप सोचोगे ये स्वार्थी है, अरे बड़ी अजीब बात है, जबकि प्रोफेशनल का मतलब स्वार्थी होना नहीं होता दादा। प्रोफेशनल का मतलब हो कि मैं मेरा काम परफेक्टली करना जानता हूँ, ये कहलाता है प्रोफेशनलिज्म। स्टूडेंट को बोल दो ना कि नाउ आई एम ए प्रोफेशनल, तो उसको लगता है अच्छा सर अब टाइम नहीं देंगे, सर की इच्छा होगी तो पढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे। अरे भैया प्रोफेशनलिज्म को यहाँ इंडिया में डिरोगेट मत करो, ध्यान से देखो। प्रोफेशनलिज्म को एक तो परफेक्शनिज्म के साथ देखा जाता है, दूसरा प्रोफेशनलिज्म को डेरोगेटिवली कुछ लोअर लेवल पे, निचले स्तर पर देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग हैं ना मनी के लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर मैं बोल दूं मैं प्रोफेशनल हूं तो लोग सोचेंगे अच्छा ये स्वार्थी है, इसको सिर्फ पैसा ही चाहिए, लफड़ा है भैया। प्रोफेशनलिज्म का मतलब परफेक्शनिज्म जरूर हो सकता है, लेकिन ग्रिड फॉर मनी, स्वार्थी, पैसे के लिए स्वार्थी नहीं होता। लोग अपने आप गलत सोचते हैं। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है फिर, वो होता है एक नोबल प्रोफेशन, वो होता है हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, हाईएस्ट लेवल ऑफ एथिक्स। ये हमारा काम है, ये हमको मेंटेन करना। और ध्यान से सुनना भैया, ये एक MCQ मैंने यहाँ बना रखा है आपके लिए,
वैसे तो आज तक नहीं आया पर फोटोग्राफ दिया हुआ है। आईसीआई का लोगो भी विजिलेंस एक्सपेक्ट करता है सारे सीए लोगों से, तो ये आपके लोगो में भी लिखा हुआ है, कभी लोगो ध्यान से देखिएगा मॉड्यूल पे। ये है आपके 2 एमसीक्यूज। इसके अलावा प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं सर? मीनिंग में एक आएगा बिजनेस में बोलेंगे इंडस्ट्री, ट्रेड या कॉमर्स, तीनों वर्ड्स हम यहाँ कवर करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कभी बिजनेस में ये ऑप्शंस आए तो टिक करना। प्रोफेशन में वही अपनी 4 बातें, स्पेशलाइज नेचर, क्वालिफिकेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोफेशनल बॉडी। एम्प्लॉयमेंट में सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सर एंटरप्रेन्योर होता है, यहाँ पर मेंबरशिप से आपका प्रोफेशन एस्टेब्लिश होता है, और नौकरी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से मिलती है। चलिए साहब, तीसरा सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या होगा? बिजनेस के लिए सर प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशन के लिए सर फीस, और नौकरी में सर वेजेस एंड सैलरीज। फोर्थ वन क्वालिफिकेशन, जरूरी नहीं है बिजनेस के लिए कोई क्वालिफिकेशन हो, प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्टली नौकरी के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एथिकली कैसे आप गाइड होगे? तो देखो, हर बिजनेसमैन को खुद को ही अपने एथिक्स, अपने मूल्य, अपने संस्कार संभालने होते हैं। प्रोफेशन में आईसीआई हमारे प्रोफेशनल कोड सेट करता है, कोड ऑफ कंडक्ट देता है मेंबर्स के लिए कि कैसे मेंबर एथिकली काम करेगा सोसाइटी के लिए। और एम्प्लॉयमेंट में सर एम्प्लॉयर तय कर देगा ना कि एक एम्प्लॉय क्या क्या कर सकता है और क्या क्या नहीं कर सकता। तो एथिकली बिजनेसमैन खुद अपनी वैल्यूज से गाइड होता है, अपने खुद के मूल्यों और संस्कारों से वो गाइड होता है। इन्वेस्टमेंट सर बिजनेस में बहुत चाहिए, सब्सटेंशियल। प्रोफेशन में थोड़ा सा ऑफिस जमाना है यार, एक कंप्यूटर लाना है, लैपटॉप लाना है, ये सब ऑफिस में खर्चा है। एम्प्लॉयमेंट में नहीं भैया, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, ऑटोनॉमी किसमें ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा फ्रीडम होती है बिजनेस में। बी यूर ऑन बॉस की थ्योरी चलती है बिजनेस में। प्रोफेशन में हाँ, हम भी हमारे ऑनर होते हैं, हम हमारे हिसाब से ही थोड़ा सा काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से फ्रीडम नहीं होती। और एम्प्लॉयमेंट में तो सर बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम फ्रीडम दी जाती। साइकोलॉजिकल मोटिव क्या होता है? क्यों एक आदमी बिजनेस ओपन करेगा? साइकोलॉजिकली क्या मोटिव होता है, क्या इंटेंशन होता है दिमाग में आदमी के? तो पहला, इकोनॉमिक अचीवमेंट, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी रेपुटेशन। प्रोफेशन में सर सर्विस टू द क्लाइंट्स, और नौकरी में जीवन चल जाए इसीलिए नौकरी करते हैं। लाइवलीहुड चलनी चाहिए, जीवन चलते रहना चाहिए, जीवन यापन, लाइवलीहुड के लिए लोग जॉब करना पसंद करते हैं। सर्टेनिटी ऑफ इनकम सर बिजनेस में सबसे कम होती है, प्रोफेशन में बढ़िया होती है। एम्प्लॉयमेंट में फिक्स होती है कि इतनी तो मिल ही जाएगी, सर्टेन है हमेशा। अब बताओ टेन्योर, सर नौकरी जो है चलती रहती है, लाइवलीहुड के लिए भी और नॉर्मली चलती रहती है। प्रोफेशन भी सर चलता रहता है, सीए कभी भी नहीं मरता, बुढ़ापे तक काम करता रहता है जब तक कि वो कब्र तक ना पहुंच जाए। बिजनेस सर कह नहीं सकते, बिजनेस बड़ा अनसर्टन है, आज है कल नहीं है, कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नया तरीका आ गया, बिजनेस खत्म होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्की है बिजनेस। क्या मैं अपना पॉसिबल इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता हूं? जैसे कि पापा ने अगर बिजनेस खोला तो क्या वो बिजनेस आपको आ सकता है? बिल्कुल। पर क्या ऐसा नौकरी में होता है? अरे सर ऐसा होता तो फिर सभी नौकरी करते। पापा नौकरी कर रहे हैं, मेरे को अपने आप ही जॉब मिल जाएगी, क्या ये सक्सेशन होता है वहां पर? नहीं सर नहीं। क्या ये प्रोफेशन में होता है? नहीं, क्योंकि प्रोफेशन में भी सीए के लड़के को भी सीए करना पड़ता है। बिजनेस में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पापा की कचौरी समोसे की दुकान है तो कचौरी समोसे की दुकान भी ट्रांसफर होगी। अगर आपके पापा की मोबाइल की शॉप है, अगर आपके पापा का रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस है, जो भी तरह का बिजनेस हो, सक्सेशन में आपको जरूर ट्रांसफर हो सकता है। ये सबसे खास बात। तो दोस्तों ये थे हमारी 3 तरीके से कमाने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज के डिफरेंसेस, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। नॉर्मल रीडिंग लीजिएगा, कुछ भी आए आप आराम से टिक कर सकते हैं कि स्पेशल फीचर्स क्या क्या होंगे। पूछ ले वो सर्टेनिटी इनकम की सबसे ज्यादा किस में है तो आप टिक करना भैया कि एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस किस में तो हम बोलेंगे एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस किस में है तो ध्यान रखना प्रोफेशन, टिक करके आना। वापस से बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस प्रोफेशन हो सकता है। चलिए साहब, इसके बाद और क्या क्या फीचर बिजनेस की? एक बिजनेस ही है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो खुद भी सर्वाइव करता है और दूसरों को भी नौकरी देता है। भैया आप बोल रहे हो मुझे जॉब करनी है, किसके यहाँ करोगे? कहाँ जॉब करोगे? सर किसी न किसी बिजनेसमैन के पास ही जॉब करनी पड़ेगी, जॉब अपने आप तो आती ही नहीं है। तो इसका मतलब कौन है वो जो दुनिया में जॉब को क्रिएट करता है, जॉब को ढूंढता नहीं है? तो बिजनेसमैन जॉब क्रिएटर है, ना कि जॉब सीकर है। ये एक खास फीचर है। प्रोफेशनल लोग भी कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पर उस बड़े लेवल पर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ बिजनेसमैन ही दे सकता है। ये एक बड़ा फीचर है बिजनेस का। दूसरा, बिजनेस में मोमेंटम मिलता है आपको इकोनॉमिक ग्रोथ का। कैसे? पहले तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन एमसीक्यू के रूप में याद करें भैया। ये आपका पहला एमसीक्यू। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द
कंट्रीज जीडीपी। तो सर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज जीडीपी, या आपका दूसरा एमसीक्यू। जीडीपी का मतलब होता है सर सम टोटल ऑफ दी ऑल दी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये टोटल लगा लो आप, वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ये 2 एमसीक्यू तो ये आ सकते हैं। अब बताओ इस इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब जीडीपी को इंक्रीज करने में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा। सर अपन जानते हैं हम, मालूम है हमको, क्या बिजनेसमैन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो छोटा सा फुटपाथ वाला व्यक्ति हो या बड़ी सी रिलायंस, दोनों में बिजनेसमैन तो शामिल है। तो ध्यान रखना बिजनेसमैन ही वो काम करता है कि, तो ध्यान रखिएगा बिजनेसमैन वो व्यक्ति है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को मोमेंटम देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्कल चलाता रहता है। तो सर क्या इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम वर्ड्स है? नहीं, ये है आपका तीसरा एमसीक्यू। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड जब यूज होता है वो सिर्फ जीडीपी की बात करता है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करता है अपने यहाँ की सोसाइटी, अपने यहाँ के लोगों की, सिटीजन्स की लाइफ के लेवल को इंक्रीज करने की, उनकी लाइवलीहुड लेवल को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की बात करें तो हम बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। ग्रोथ सिर्फ एक ही बात को डिनोट करता है कि कितना गुड्स और सर्विस का वैल्यू बिका भैया साल भर में, ये देख लो, दिस इज ग्रोथ, दिस इज नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जब आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, जब आपके घर में टॉयलेट हो, जब हमारे यहाँ क्लीनलीनेस हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाए, तो हम मानेंगे कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो ये आपका थर्ड एमसीक्यू। फोर्थ एमसीक्यू, क्या बिजनेस पर्सन या बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर एक है? तो आंसर ना लिख के आना भैया, दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। बिजनेसमैन हर एक व्यक्ति हो सकता है, जैसे कि आप, मैं, जो भी हम छोटी सी दुकान खोल लेंगे हम सब बिजनेसमैन हो जाएंगे। लेकिन एंटरप्रेन्योर हर कोई नहीं होता। तो सर फिर एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसका एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, जो नई अपॉर्चुनिटी को कैच करना जानता हो, जो क्रिएटिव हो, जो इनोवेटिव हो, वो कहलाता है एंटरप्रेन्योर। बिजनेसमैन कोई भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योर बहुत कम होते हैं, और जो कम होते हैं ना भैया उनमें ही जान होती है, वही सबसे ज्यादा रईस होते हैं, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन किसी भी एक आइडिया को फॉलो कर सकता है। आपने ज्वेलरी की दुकान खोली, मैंने भी ज्वेलरी खोली, आपने रेस्टोरेंट खोला, मैंने भी रेस्टोरेंट खोला, सिंपल। लेकिन कुछ नया करना, कुछ इनोवेट करना, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप की खास बात, खास क्वालिटी। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बिजनेसमैन की इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। ग्रोथ जीडीपी के नंबर को बताता है, डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ को बताता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट सर, अगर बिजनेसमैन जॉब क्रिएटर है, जॉब सीकर नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करता है, तो सर पैसा भी तो डालता है। यस, इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव होता है बिजनेस। आपने अभी ऊपर डिफरेंस में भी देखा, पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हो। तो जॉब के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या करें फिर? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या क्राइटेरिया होगा? यार छोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, कहने का मीनिंग तो यही है। हम उसको 3-4 हिस्सों में बांट सकते हैं, वो 4 हिस्सों पे ये एमसीक्यू आ सकता है। उन 4 क्राइटेरियाज पे ये एमसीक्यू आपका बनता है बॉस, कि बिजनेस को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। 4 क्राइटेरिया बोलो। इंडिया में 4 क्राइटेरिया है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये 4 तरह के एंटरप्राइज होते हैं विथ रिलेशन टू द साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्लांट एंड मशीनरी और इन इक्विपमेंट। ध्यान रखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी वर्ड फैक्ट्री वालों के लिए लगता है, मैन्युफैक्चरर के लिए लगता है। इक्विपमेंट वर्ड सर्विस वालों के लिए लगता है। सीए के लिए हम प्लांट एंड मशीन वर्ड यूज नहीं करते, हम इक्विपमेंट वर्ड यूज करते हैं। चलिए साहब, ये था इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बातें। अगला रिस्की फैक्टर, जेस्टेशन पीरियड और अनसर्टेनिटी। ये जेस्टेशन पीरियड क्या होता है सर? जेस्टेशन पीरियड का मतलब है अगर आप एक होटल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उसको बनने में 2 साल लगेंगे, पर आपका इन्वेस्टमेंट लगना शुरू हो गया, प्रॉफिट तो 2 साल के बाद से शुरू होगा। बिजनेस ही 2 साल बाद शुरू होगा, उसके बाद से प्रॉफिट शुरू होगा। तो भैया जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। नौकरी में पहले दिन नौकरी लगी, अगले महीने सैलरी आ जाएगी, बढ़िया। ये जेस्टेशन पीरियड वहां कम होता है। तो बिजनेस का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है पहला, जेस्टेशन। जो इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हो सकता है 5 साल बाद आप पहली बार प्रॉफिट कमा पाओ, हो सकता है शुरू के 2-3 साल आपको लॉसेस भी हों। धीरे धीरे बिजनेस जमता है, पैसा बहुत लगता है, टाइम बहुत लग सकता है, जेस्टेशन पीरियड होता है। सीमेंट फैक्ट्री डालनी है सर, टाइम लगेगा, पर क्या इसमें अनसर्टेनिटी भी एक रिस्क फैक्टर है? यस, अनिश्चितता सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है बिजनेस को लेके, जिसके कारण अधिकतर लोग बिजनेस करने से डरते हैं, या करते भी हैं तो 5-6 महीने बाद बिजनेस को बंद कर देते हैं। क्यों? अरे यार बहुत अनसर्टेनिटी है, क्या मालूम इनकम होगी कि नहीं होगी, ये रिस्क सबको लगती है। तो ये आपका एक और छोटा सा पॉइंट है, एक आखिरी लाइन पे एमसीक्यू बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी चीज़ है बिजनेस में जो कैलकुलेट हो सकती है? सर रिस्क। रिस्क आप एडवांस में कैलकुलेट कर सकते हो कि मैं ये बिजनेस खोल रहा हूँ ना, तो इसमें ये रिस्क फैक्टर है। लेकिन उस रिस्क फैक्टर के साथ अनसर्टेनिटी हम नहीं कह सकते। जैसे गवर्नमेंट ने लॉ बदल दिया, अनसर्टन, मुझे नहीं मालूम था, मेरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। जब कोविड आया था बहुत सारे समय लॉकडाउन रहा, बिजनेस बंद हो गए। तो भैया रिस्क कैलकुलेट हो सकती,
अनसर्टेनिटी कैलकुलेट नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। अगला फीचर बिजनेस का सर वो एक सिस्टमैटिक या सिस्टम के तहत चलने वाली प्रोसेस है। क्या होता है ये? बिजनेस रैंडमली नहीं होता, बिजनेस अनऑर्गेनाइज नहीं होता, बिजनेस में सब चीजें ऑर्गेनाइज होती हैं, पूरा एक सिस्टम लगता है। जैसे कि मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करेगा, सेलिंग वाला सेल करेगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, परचेज वाला परचेज करेगा, अकाउंट्स वाला फाइनेंस का अरेंजमेंट करेगा, एम्प्लॉय काम करेंगे, एचआर वाला डिपार्टमेंट उनके साथ काम करेगा। जब ये सारे सिस्टम मिलते हैं ना, तब जाके एक मशीन की तरह, एक ऑटोमोबाइल या कार की तरह बिजनेस काम करता है। एक भी पुर्जा, एक भी पार्ट यदि कमजोर है तो फिर वो सिस्टम नहीं है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक होता है, इफिशिएंट ओरिएंटेड होता है कि मुझे आउटपुट चाहिए, जितना मैंने इनपुट डाला है उसका रेगुलर मुझे परफेक्ट आउटपुट चाहिए, इफिशिएंटली वर्क हो, ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। तो पहला एमसीक्यू क्या हो सकता है? पहला वर्ड कॉन्शियसली क्रिएटेड सिस्टम। कॉन्शियसली मतलब बहुत सोच समझ के। सिस्टम सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गया, अलसट्टे में धूल में लट्ठा नहीं लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ के एक्सपर्ट्स की राय लेके भी कई बार सिस्टम क्रिएट किया जाता है। आप जितने बड़े बिजनेस देखोगे वो रैंडमली नहीं चल रहे हैं कि अमेजन ने ऐसी दुकान खोली, रिलायंस ने ऐसी काम फैला लिया। उनके बहुत सिस्टमेटिक काम है, तब जाके उनका बिजनेस परफेक्टली रन हो रहा है। तो पहली लाइन अनकॉन्शियसली की कॉन्शियसली, सर कॉन्शियसली क्रिएटेड सिस्टम होना चाहिए। मटेरियल कहाँ से आएंगे, कौन प्रोडक्शन करेगा, किसको सेल करेंगे, कौन सा मार्केटिंग एरिया होगा, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। जेस्टेशन और अनसर्टेनिटी के बाद एक खास बात होती है कि बिजनेस क्या अनऑर्गेनाइज्ड होगा। ऐसे धूल में लट्ठे चलाओगे बिजनेस चलाते समय की बहुत प्लानिंग होगी, बहुत स्ट्रेटेजीज बनाई जाएंगी, एक प्रॉपर आपका सिस्टम होगा प्रोडक्शन से लेके उसको सेल करने तक का, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ये पूरा एक सिस्टम एक क्रिएट किया होगा आपने। जैसे बॉडी एक सिस्टम, कैसे मानूं बॉडी एक सिस्टम है? सर ये इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है, सर ये इंटरैक्टिव है, सर ये इंटरडिपेंडेंट है, तो माना जाता है कि बॉडी एक सिस्टम है। एक गाड़ी, एक कार, एक ऑटोमोबाइल कोई भी हो सकता है, जैसे एक्टिवा, कार ले लो, कुछ भी आइटम ले लो, अगर वो एक मशीन है तो ध्यान रखना वो भी एक सिस्टम है। इधर आप कार में जब ऑन का स्विच करते हो तो तुरंत इंजन वर्क करता है और इधर से कार ऑन हो जाती है, इधर से पेट्रोल का फ्लो बढ़ जाता है, सब तुरंत हो जाता है, मतलब सिस्टम काम कर रहा है। जो भी सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और ऑर्गेनाइज कब मानूंगा मैं? ऑर्गेनाइज तब मानूंगा जब वो इफिशियंसी के साथ अपने टारगेट को अचीव कर ले, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सक्षम हो, एबल हो। तो भैया सिस्टमैटिक के लिए सबसे पहले 4 वर्ड, 4 आई। हम कब मानेंगे बिजनेस एक सिस्टम है और बिजनेस सिस्टमैटिक है? जब वो एक सिस्टम के तहत काम करे। 4 आईज आर इंटीग्रेटेड, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट और इंटरैक्टिंग। इंटरैक्टिंग किसके साथ करोगे मालिक? इंटरैक्टिंग करना है आपको बाहरी एनवायरनमेंट से, बाकी सोसाइटी से इंटरैक्ट करना। बिजनेस अकेले में तो नहीं होता, बिजनेस सोलली तो नहीं होता कि मैं अपनी दुकान खोल लो बोलूं बाहर वालों से बात ही नहीं करूंगा, मैं तो है ना 2 भी बेचूंगा, खुद को बेचूंगा। तो फिर भैया गड़बड़ है। अगर आप बाहर के एनवायरनमेंट से डील ना करो तो फिर बिजनेस खोला किसके लिए, ओपन किसके लिए किया गया है? तो ध्यान रखना इंटरैक्टिव होना जरूरी है, इंटर रिलेटेड होना जरूरी है, और बिजनेस पूरे एक सिस्टम की तरह इंटीग्रेट होके, इकट्ठा होके काम करे, ये जरूरी है। तो मैं उस बिजनेस को सिस्टमैटिक वर्ड यूज करना चाहूंगा। ऑर्गेनाइज्ड कब होगा? जब उसके सारे फंक्शंस प्रॉपर्ली काम कर रहे हो। और इफिशियंसी क्या होगी? इफिशियंसी का मतलब होता है अपनी क्षमता के साथ, पूरे आउटपुट और इनपुट के रिलेशन के साथ काम करना। उसमें कोई टाइम वेस्टिंग नहीं होना चाहिए, उसमें टारगेट अचीव होने चाहिए, उसमें इनपुट का जितना आउटपुट आना चाहिए वो जरूर आए। तो फिर हम बोलेंगे बिजनेस पूरी क्षमता के साथ इफिशिएंटली अपना वर्क कर रहा है, वरना माना ही जाएगा कि बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है और इसीलिए आपके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। और हम इसीलिए तो देखो सरकारी डिपार्टमेंट में जाने से हम घबराते क्यों हैं? हमको डर लगता है, वहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं होता, हम बार बार ये वर्ड यूज करते हैं। तो बिजनेस में ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। एक और एमसीक्यू जो बन सकता है वो है आपका, बिजनेस में कॉन्शियसली क्रिएटेड सिस्टम होता है। कॉन्शियसली मतलब बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान्ड की तरीके से, किसी पर्टिकुलर एक्सपर्ट की राय लेकर भी हम ये प्लानिंग करते हैं, बिजनेस को सिस्टमैटिकली डेवलप करते हैं। तो भैया कॉन्शियसली क्रिएटेड सिस्टम मेन वर्ड है मेरे लिए। बिजनेस लाइक का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या दिया गया वो भी समझ लो। बिजनेस लाइक का मतलब होता है जिसमें टास्क इफिशिएंटली किए जाए विदाउट वेस्टिंग टाइम और विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड। अगर आप अपने उद्देश्य से नहीं भटकते, अगर आप अपने गोल को ध्यान रखकर सारे काम करते हो, इसका मतलब आप बिजनेस जैसा ही काम कर रहे हो। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो क्योंकि आप स्टूडेंट हो और आप स्टडीज में भी ऐसा ही करते हो। हमारी पढ़ाई कभी भी अनसिस्टमैटिक, अनऑर्गेनाइज्ड हुई तो बॉस वो टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा जो हमको अचीव करना है। तो ये था एक और इंपॉर्टेंट फीचर बिजनेस का। और नेक्स्ट एक और खास फीचर, क्या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? तो भैया बिजनेस का मेन मोटिव, मेन टारगेट ओपन ही क्यों किया जा रहा है? सर मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे बताओ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सर हमने बोला लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। जमीन को क्या मिलता है? सर रेंट।
लेबर को क्या मिलता है सर? वेजेस एंड सैलरीज। सर कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। तो सर एंटरप्रेन्योर को क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट है, ये वो लालच है, ये वो टारगेट है, ये वो पर्पस है जिसके कारण कोई बिजनेस को ओपन करके फ्लरिश करने की कोशिश करता है। तो जैसे हम लैंड लेबर कैपिटल के लिए कैरेक्टराइज करते हैं कि ये क्या कमाना चाहते हैं, वैसे एक एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाना चाहता है। सर एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एक बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में अंतर होता है। एंटरप्रेन्योर वो है जो कि रिस्क लेता है, वो है जो कि इनोवेटिव होता है, वो है जो कि क्रिएटिव होता है, वो है जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ऐसे रोता नहीं रहता है हाय हाय मेरी तो ये प्रॉब्लम है। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। अगर आप ऐसे ऐसे करने वाले व्यक्ति हो तो भैया दर्द है, मुझे तकलीफ है कि फिर आप इनोवेटिव नहीं हो। मुझे तकलीफ है कि फिर आप प्रॉब्लम को लेकर रोते रहते हो, पकड़ के बैठे रहते हो, ये नहीं बोलते कि मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो प्रॉब्लम सॉल्वर का एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर का। आप ध्यान रखें आप इनोवेटिव हैं या नहीं। चेक करते रहें बीच बीच में कि हम कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये है आपके 3 ऑब्जेक्टिव्स और ये है अपना थर्ड ऑब्जेक्टिव की प्रॉफिट मोटिव है। इकोनॉमिक्स के एंगल से मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर्स के क्या क्या काम होते हैं, हमने ये 3 बातें देखी। और एक एंटरप्रेन्योर है जो डेवलपमेंट चाहता है, क्वालिटेटिव चेंज चाहता है। अभी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंतर सीखा। इकोनॉमिक ग्रोथ बिजनेसमैन करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। तो ये बिजनेस दुनिया को किस तरफ ले जाए? क्या सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, प्रॉफिट कमाना और सारा पेमेंट इकट्ठा करते रहना, मनी इकट्ठा करते रहना ही टारगेट है? ना ना ना। बिजनेस वो है जो दुनिया को कलेक्टिव अप्रोच के साथ, पार्टिसिपेटिव अप्रोच के साथ और मोर इगैलिटेरियन अप्रोच के साथ वर्क करना सिखाए। कलेक्टिव अप्रोच बोलती है लोगों का जुड़ना, मिलना, बिजनेस के साथ पार्टिसिपेट करना और कुछ नया चेंज, नया इनोवेशन करते रहना। यह बिजनेस का टारगेट जब तक होगा, बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन हमेशा चलेगा। वरना हो सकता है आपने बिजनेस खोला, 5-10 साल अच्छा चला और बंद। जैसे ही आपका टारगेट इन 3 फैक्टर्स पे आएगा कि ज्यादा पार्टिसिपेटिव, ज्यादा कलेक्टिव और ज्यादा इगैलिटेरियन होना, डेफिनेटली आपका बिजनेस जनरेशन तक काम करेगा। ये एक एमसीक्यू है भैया जो मैंने आपको यहां लिख के दिया है, ये वाला। दूसरा, क्या आइडियल अप्रोच क्या होगी? कैसे बिजनेस को लगातार आप डेवलप करवाओगे, कैसे लगातार सस्टेन करवाओगे? क्योंकि आजकल जो है ना कॉम्पिटिटिव युग में, इस कॉम्पिटिशन एज में सबसे टफ काम जो है ना बॉस, वो है बिजनेस को क्रिएट करना। ना ना ना, बिजनेस को क्रिएट तो करना आसान है, 3-4 साल मेहनत करोगे तो डेफिनेटली क्रिएट होगा, लेकिन उसको सस्टेन करना, नंबर 1 पे पहुंचना आसान है, नंबर 1 को मेंटेन करना बड़ा टफ है। तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 3 पी पे आपको ध्यान देना है। पी मतलब प्रॉफिट, पी मतलब पीपल और पी मतलब प्लैनेट। 3 अलग अलग क्राइटेरिया इस आइडियलिस्टिक अप्रोच में है। अगर आप सस्टेनेबली डेवलप करना चाहते हो तो प्रॉफिट मतलब इकोनॉमिक वाला एंगल ध्यान रखो, पीपल मतलब सोसाइटी वाला एंगल ध्यान रखो, और अगर प्लैनेट की बात करें तो बॉस ये हमारी मदर प्लैनेट, ये जो हमारी धरती है, हमारी माता है, हम इसको मातृभूमि बोलते हैं। तो भैया दादा इस धरती का ध्यान रखो, इस प्लैनेट को प्रिजर्व करो, सर्वाइव करवाओ, इस एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। तो 3 अलग अलग एंगल, 3 पी आइडियलिस्टिक अप्रोच, प्रॉफिट, पीपल एंड प्लैनेट। प्रॉफिट मीन्स इकोनॉमिक एंगल, पीपल मीन्स सोसाइटी का एंगल और प्लैनेट मीन्स एनवायरनमेंट का एंगल, और प्लैनेट मीन्स एनवायरनमेंट का एंगल। अगर ये तीनों सस्टेन करते रहेंगे ना तो बॉस मेरी गारंटी आपका बिजनेस हमेशा चलेगा, लगातार चलता रहेगा, कभी भी रुकेगा नहीं। ये एक एमसीक्यू और तैयार करना है, आइडियलिस्टिक अप्रोच फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कितने फैक्टर्स काम करते हैं। तो ये हो गया आपका एक और एमसीक्यू विच इज़ ये 6th एमसीक्यू लें, ये अपना एमसीक्यू 7th हो गया, और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या क्या मिलता है एमसीक्यू 8 एमसीक्यू के बाद ये हो गई यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म। अब क्वेश्चन आता है सर और क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं बिजनेस के? क्या सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही ऑब्जेक्टिव होगा, किसके अलावा भी? तो आपने देखा अभी तक कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक में बिजनेस का क्या रोल है, प्रोफेशन, जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंसेस हैं, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने देखा कि बिजनेसमैन किस तरह से, किन एंगल्स के साथ काम करता है। ही इज अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। वो इन्वेस्ट करता है, वो जेस्टेशन बियर करता है, अनसर्टेनिटी बियर करता है, सिस्टम बनाता है, ग्रो भी करता है और इकोनॉमी को डेवलप करने की भी कोशिश करता है। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थ्योरी फिक्स करता है ताकि लगातार बिजनेस भी चले, देश भी चले, सोसाइटी भी चले और आप और मैं भी चलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।